मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। जी हां, बता दें कि प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा। इस बीच पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करें तो वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ नेता पद और पार्टी से भी इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच भाजपा नेता मनोज लहरे ने बीजेपी छोड़कर बसपा की सदस्यता ली है। दरअसल बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से भाजपा नेता मनोज लहरे नाराज थे, इसलिए पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने बसपा की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय से कड़े सवाल पूछे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर अब तक बहस क्यों नहीं शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप किसी को इस तरह जेल में नहीं रख सकते। वहीं इस मामले में ईडी की ओर से पेश एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से आज यानी मंगलवार को इस बात का जवाब देने को कहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर कल भी सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाने के बाद चुनावी जंग रोचक होती जा रही। जी हां, इस बार कांग्रेस ने बुधनी विधानसभा सीट पर सीएम शिवराज के सामने टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया है। जब इस मुद्दे पर कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जी हां, कमलनाथ का कहना है कि इस बार बुधनी में कलाकार सर्वेश कलाकार का मुकाबला है, जबकि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर भी तस्वीर साफ कर दी है। जी हां, कमलनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी 2 से 3 दिनों में आ जाएगी। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में बचे हुए नामों पर प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कृषि विभाग की ओर से बरसात में किसानों को हुए हर तरह के नुकसान की भरपाई को नगद मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। इस मुआवजे के लिए किसी भी तरह की ज्यादा माथापच्ची करने की किसानों को जरूरत नहीं है। इस मुआवजे के लिए बने महज एक फॉर्म को भरकर पटवारी के नुकसान से संबंधित रिपोर्ट कृषि विभाग के कार्यालय में देनी है। जी हां, इसी रिपोर्ट के आधार पर नुकसान के हिसाब से प्रभावित किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से मुआवजा दे दिया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ जब कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को हुए हर तरह के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई। जी हां, विभागीय विशेषज्ञों की माने तो अब तक प्रति किसान कम से कम 2200 रुपये और अधिकतम 88,000 रुपये की रकम चंबा जिले में नुकसान के एवज में प्रभावित किसानों को दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारे कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंथेर और सुरेंद्र कोहली को बरी करने का आदेश दिया है। नोएडा के चर्चित निठारे कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। इसके साथ ही दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है। कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित लिया गया है। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति एस.एच. रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले पर विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेल एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया है। रोक के परिणाम स्वरूप केंद्रीय एजेंसी द्वारा आगे की जाँच रोक दी गई है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को देवरिया पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने देवरिया हत्याकांड के मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया घटना पर कहा कि जो सरकार शून्य संहिता की बात करती है उसे कई अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा है। यदि अधिकारियों को निलंबित करना पड़ता है तो सरकार यह बात स्वीकार करे कि इस मामले में अधिकारियों की नाकामी रही है। वहीं सपा अध्यक्ष ने कहा कि देवरिया कांड शासन प्रशासन और न्याय के लिए एक चुनौती है। बता दें कि अखिलेश यादव ने देवरिया के ग्राम फतेहपुर में हुई घटना पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी संवेदन प्रकट की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं जानता हूं कि डीएम ने जो बात कही है, रिटिलिएशन में घटना हुई है। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छुपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा और किसने मारा है? आप बताइए, क्या सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया है? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को उन आरोपों राजनीति से प्रेरित और आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी में जब्त नकदी का कांग्रेस पार्टी से संबंध है। एक दिन पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि एक ठेकेदार और उसके बेटे से 42 करोड़ रुपए समेत नकदी जब्त की गई है जिनका संबंध कांग्रेस से था। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया सरकार राज्य को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि जब्त की गई नकदी को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में लगाया जाना था। सिद्धारमैया ने कहा कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन्हें खुद की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो अन्य राज्यों में धन के लिए कहते हैं, जनता की आशीर्वाद देती है। हमारे राज्य का अन्य राज्यों के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हिसार कौशल रोजगार निगम के फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान नहीं होने के विरोध कर्मचारियों ने आज घेराव का ऐलान किया है। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के संबंधित हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के हिसार के जन व्यवस्था विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने पड़ाव डाल दिया है। एहतियात के तौर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है। कांग्रेस ने सोमवार को सरकार पर अपने राजनीतिक प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करने का घटिया प्रयास करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सेना देश भर में सरकारी योजनाओं के प्रचार में मदद करेगी। इसी पर कांग्रेस ने टिप्पणी की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत सेना पूरे देश की सेना है। हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 9.5 साल के दौरान महंगाई, बेरोजगारी व अन्य सभी मोर्चों पर विफल का सामना करने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार पाने का बहुत घटिया प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे हैं। वह सुबह 11 बजे के करीब राजधानी आइजोल पहुंचे हैं। आइजोल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे हैं। उन्होंने यह कार्यक्रम में मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने भाजपा पर मणिपुर के विचार को नष्ट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीने पहले मणिपुर गया था। भाजपा ने मणिपुर के विचार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहां के लोगों की हत्या की जा रही, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी मारा जा रहा है। गुजरात के खेड़ा में पिछले साल नवरात्रि पर एक गरबा कार्यक्रम पर पथराव के आरोपियों की पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर जमकर पिटाई की थी। इस मामले में अब 4 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरने तक माना जा रहा है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपियों को पीटने वाले 4 पुलिस कर्मियों पर आरोप तय किए थे। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने अपील की थी कि वे शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए तैयार है। हालांकि शिकायतकर्ता ने समाधान के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में नवरात्रि पर खेड़ा जिले के एक गरबा कार्यक्रम में पुलिस पक्ष में लोगों ने पथराव किया था। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को हिरासत में लिया था। इसके बाद पुलिस ने 13 आरोपियों को पकड़कर सार्वजनिक तौर पर खंभे में बांधकर पीटा था। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने सादे कपड़े पहने हुए थे। यह वीडियो वायरल हो गया था। पुलिस की इस कार्रवाई की काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद पुलिस विभाग ने जाँच के आदेश दिए थे।
कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, आंध्र प्रदेश में 55 से अधिक स्थानों पर ठेकेदारी और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर चल रहे छापेमारी पर आयकर विभाग ने लगभग 94 करोड़ रुपए नकद जब्त कर लिए हैं। सीबीडीटी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 94 करोड़ रुपए नकद किए हैं, 8 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण और 30 लग्जरियां घड़ियां जब्त की है। तलाशी 12 अक्टूबर को शुरू की गई थी और इस दौरान विभाग द्वारा बेंगलुरु और पड़ोसी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों के साथ साथ दिल्ली में 55 परिसरों में भी रेड की है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।